आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 5, 6, 7, 8 ये करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 जो भी हैं वो सारे इम्पोर्टेंट वाले करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 क्या है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है? एज पर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जिस भी पर्सन के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है, यानी वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो रिकवर कर सकता है उस तरीके से जो सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोवाइड किया गया। यानी सिविल प्रोसीजर कोड में जो लिखा है उस तरीके से वो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 7 पहले देख लेते हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी ऐसा ही है, सेम टू सेम तरीके से, बस इसमें इमूवेबल था, इसमें मूवेबल है। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जो पर्सन पोजेशन होनी चाहिए, जिसके पास जिसका पोजेशन है, वो जिस भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी अगर कोई इंसान किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो रिकवर कर सकता है उस तरीके से जो सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोवाइड किया गया है। और सेक्शन 6 देखते हैं। इफ़ अ पर्सन डिस्पोजेस फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, डिस्पोजेस हटा दिया क्या, उसके कंसेंट के बिना, विदाउट हिज कंसेंट, देन ही कैन फाइल इस केस इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। यानी वो अपना सूट जो है फाइल कर सकता है उस तरीके से जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है ना। अगर उसके कंसेंट के बिना निकाल दिया तो आप क्या करोगे? अगर आपको आपकी ही घर से निकाल दिया जाए कि जाओ यहाँ से, तो आप क्या करोगे? तो आप सिविल प्रोसीजर कोड के में सूट अपना फाइल कर सकते हो। इसके एक्सेप्शन है, दो तरीके से अगर आपको भगाया जाए आपके घर से तो आप नहीं कर पाओगे केस। कब? अगर आपके भगाने के 6 मंथ बाद भी आपने 6 मंथ तक आपने सूट नहीं फाइल किया तो, या फिर गवर्नमेंट ने आपको भगाया। अगर 2 तरीके से आपको आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए, यानी आपका पोजेशन छीन लिया जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। केवल 2 तरीके से, अगर गवर्नमेंट ने किया या फिर आपने 6 महीने तक सूट फाइल नहीं किया तो। ओके, अब देखो सेक्शन 8, लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन पोजेशन इज नॉट एन ओनर। जो पर्सन है जिसका लाइबिलिटी है वो ओनर नहीं है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ प्रॉपर्टी, अगर किसी पर्सन के पास पोजेशन या कंट्रोल है, पहला पॉइंट यही, ठीक है, पर वो ओनर नहीं है, और देन ही मे बी कंपील्ड टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट। यानी उसके ओनर को, एक पर्सन है जिसके पास पोजेशन, यानी आपका कोई बॉक्स किसी और पर्सन के पास है, वो आपको आपका बॉक्स दे नहीं रहा, तो है तो आपका, ओनरशिप आपकी है, पर उसका पोजीशन उसने ले रखा है, पर वो ओनर नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ओनर को देना पड़ेगा। जिसके पास पोजीशन है वो पर्सन अगर ओनर नहीं है तो उसको कंपील किया जा सकता है, यानी मजबूर किया जा सकता है कि वो इंसान जो चीज़ का एक्चुअल ओनर है उसको वो सामान दे दे। ये 4 तरीके में होता है। रॉन्गफुली ट्रांसफर फ्रॉम प्लेंटिफ, यानी जो प्लेंटिफ है उसने गलती से यार डिफेंडेंट को दे दिया, कहा तुम यूज़ कर लो, पर उसको लगा वो कह रहा है तुम रख ही लो, तो इस तरीके से अगर कुछ हुआ और वो वापस नहीं कर रहे तो आप केस फाइल कर सकते हो, यानी सूट फाइल कर सकते हो। रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हो गया प्लेंटिफ के द्वारा अगर, तो difficult to ascertain the actual damage, compensation in money is not sufficient, यानी जो एक्चुअल लॉस हो रहा है उसको हम नहीं जान पा रहे कितना एक्चुअल लॉस हुआ। यानी अगर हमने किसी को भी कुछ भी, अगर जैसे कुछ भी कर दिया जिसको हम टर्म्स ऑफ मनी में नहीं कर सकते, यानी किसी का एक डॉगी खो गया, ठीक, वो हमने ओन कर लिया, डॉगी ले लिया, सॉरी, अगर स्कूटी का एग्जाम्पल लेते हैं ना,
स्कूटी अगर किसी की हमने ले ली, तोड़ दी, वो उसके पापा की स्कूटी थी फॉर एग्जांपल, और वो इमोशनली बहुत अटैच था अपनी स्कूटी से, तो उस स्कूटी का हम वैल्यू में कंपेंसेशन में नहीं नाप सकते ना कि उस पर्सन को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है कि बहुत कम हुआ है, कितना वो इमोशनली अटैच था उससे, उसको तोड़ दिया, है ना। तो इस तरीके से एक्चुअल जहाँ पे हम कंपेंसेशन नहीं समझ पा रहे हैं कितना देना चाहिए, एक्चुअल डैमेज नहीं जान पा रहे हैं कितना होना चाहिए, तो उस केस में भी दिया तो जाएगा ही, यानी ओनर को उसका प्रॉपर्टी लौटाया जाएगा, यानी उसको डैमेज दिया तो जाएगा। कितना दिया जाएगा वो ज़रूरी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस कर सकते हैं, यानी स्कूटी ही उसको वापस करनी पड़ेगी, वो स्कूटी तुम नहीं ले जा सकते, इस तरीके का। दिस हेल्ड बाय ट्रस्टी, थिंग हेल्ड बाय ट्रस्टी और एजेंट। अगर किसी ट्रस्टी या एजेंट ने किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप लिया हुआ है, पोजेशन लिया हुआ है, अगर उसका ओरिजिनल ओनर आ गया, यानी अगर XYZ एक पर्सन था जिसने एक मंदिर खोला रामलला के नाम पे, फॉर एग्जांपल रामलला के नाम पे एक मंदिर खोल दिया, उसका ट्रस्टी रामलला को बना दिया, और फिर ऐसा समझा गया कि वो इंसान मर गया है, पर वो एक्चुअल में मरा नहीं था, तो वो अपना जो है, जो भी ट्रस्ट है, वो वापस ले सकता है उस ट्रस्टी से। समझ आया? Specific performance of contract by trustee. Specific performance of contract by trustee. Specific performance can be enforced if act done in the capacity of trustee within his authority. अगर कोई एक पर्सन अपनी अथॉरिटी के अंदर ट्रस्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगा रहा है तो लगा सकता है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब नहीं लगा सकता है जब वो अपनी पावर या अथॉरिटी को बढ़ा के लगाना चाह रहा है ना। अपनी पावर के अंदर या अथॉरिटी के अंदर अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाएगा ट्रस्टी तो लगा सकता है, अगर अपनी पावर के अंदर नहीं लगा रहा है, उसके बाहर लगा रहा है, तो फिर नहीं लगा सकता। पार्ट परफॉर्मेंस। एज पर द जनरल प्रिंसिपल कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट जो है जल्दी एक जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगाता है ना। पर देखो, ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मतलब जैसे आप पार्टली नहीं बोल सकते कि इसको पार्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आप नहीं बोल सकते। कोर्ट कभी भी ये नहीं कहेगा तुम आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, है ना। पार्ट परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं कहेगा। As per the general principle, court shall not dictate a specific performance or part of contract. Specific performance और part of contract के लिए नहीं कहेगा, कहेगा तो पूरे के लिए कहेगा, थोड़े के लिए क्यों कहेगा, या तो नहीं कहेगा, है ना। If a party is unable to perform the whole of his part and the part that must left unperformed is very small part of the contract, and the court shall direct the defaulting party to perform the contract which belong to him and award compensation for remaining small portion. यानी एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपका 1000 BHK का एक हाउस है, व्हाटएवर, है ना, एक घर है आपका 1000 BHK का, उसमें 90% यानी 950 BHK आपका है और 50 BHK किसी और का है, तो वो आपने 1000 BHK का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको सेल करेंगे, पर आप वो 50% वाला नहीं कर पाओगे ना, यानी 50 BHK का नहीं कर पाओगे सेल। तो स्मॉल पार्ट अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ा पैसे देंगे, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को कंपेंसेशन देंगे। तो ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें, फिर से पढ़ लो। इफ़ अ पार्टी इज़ अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट and the part that is left unperformed is very small portion of the contract, then the court shall direct the defaulting party, जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है उससे कहेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, अगर तुम नहीं भी कर पा रहे हो तो अवॉर्ड करो कॉम्पेंसेशन फॉर रिमेनिंग स्मॉल पोर्शन, जितना परफॉर्म कर पा रहे हो उतना परफॉर्म करो, और जो नहीं कर पा रहे हो उसके लिए कंपेंसेशन दो। अब 12(3) में क्या है, वेयर द पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ हिज पार्ट बट द पार्ट दैट मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड इज सब्सिक्वेंट अ बिग पार्ट। अगर आपके पास 1000 BHK का, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें 1000 BHK का अगर आपके पास घर है
और उसमें से 900 BHK आपके पास नहीं है, केवल 100 BHK। तो अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप 1000 BHK का सेल कर रहे हो पर आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा? देन द कोर्ट शैल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू relinquish all the claim for subsequent part and direct defaulting party perform the remaining part। तो वो दूसरे इंसान से जिसके साथ आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे बोल देगा तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, गिव अप कर दो, क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो गिव अप करो, है ना, ऐसा बोल देगा। और डिफ़ॉल्टिंग पार्टी से कहेगा कि तुम 100 BHK जो तुम्हारे पास खुद का है तुम दे सकते हो, तो तुम उसको दो, सेल करो उतना। समझ आई, है ना? तो फॉलोइंग 4 कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट इज इन नेचर ऑफ डिटर्मिनेबल। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन excuse me, contract depend upon personal qualification of party, contract for which subsequent performance has been taken as per section 20। तो इसमें क्या है, 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी जिनको नहीं परफॉर्म करवाया जा सकता। अगर 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जा भी रहे हो कोर्ट के पास, तो कोर्ट वो किसी और पर्सन से परफॉर्म नहीं करा पाएगा। वो कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज इन द नेचर ऑफ डिटर्मिनेबल, यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो एंड उसका कैसा भी हो सकता है ना, यानी एंड कभी भी हो जाएगा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने का रेंट का, यानी हमने 1 महीने में रेंट के लिए कोई घर लिया, यानी कभी भी वो ख़त्म हो जा रहा है, वो हम ये बोल ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक काम ख़त्म करने का दिया गया कि आपने अगर इतना काम कंप्लीट किया, यानी आपने ये 50 प्रोजेक्ट बना लिए, तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। पर उसका टाइम हमने नहीं बोला कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इतने तक है, इतने तक है। पर अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे, यानी 50 ख़त्म भी हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा ना। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ले जाके हम कोर्ट के पास नहीं रख सकते कि भैया हमको बचाओ। डिटर्मिनेबल का मतलब ही यही है कि कभी भी ख़त्म हो जाता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जो टेम्प्रेरी नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फार्मिंग का लिया, फार्मिंग के लिए किसी और पर्सन को रखवा दिया अपने यहाँ कि तुम आके ये करो काम, तो वो ख़त्म हो सकता है ना। एक बार उसने वो बो दिया तो ख़त्म हो जाएगा। उसने बोला कि इतने टाइम का है, 1 महीने का है, 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ड्यूटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंटिन्यूअस ड्यूटी होती है विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, यानी एक पर्सन है जिसको हम सैलरी दिए हैं, 1 साल का हमने सैलरी दे दिया और उससे बोला अब तुम 1 साल तक काम करोगे हमारे यहाँ, पर वो पर्सन वहाँ पे यानी आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट अब थोड़ी बैठ के उसको देखता रहेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट थोड़ी रोज रोज वहीं बैठ के देखता रहेगा। कोर्ट किसी पर्सन को थोड़ी अपॉइंट कर देगा तुम जाके देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के केसेस भी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अकाउंट्स में बहुत परफेक्ट है, यानी सॉरी कॉलर का ले लो, किसी भी चीज़ में ऑडिट या अकाउंट्स का कोई काम हमको दिया गया, हम उसमें एक्सपर्ट हैं अगर, तो उसका काम हमको दिया गया है, हम करें उसको किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा बेकार तरीके से कर दिया, कभी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो जब बेकार कर रहे हैं कोई ले जाके उसको भी कोर्ट में नहीं बोल सकता है हमने इतना ज़्यादा इसको 10,000 रुपये दिए थे, इसने मुझे 1,000 रुपये का काम करके दिया, उससे ज़्यादा का नहीं करके दिया। यानी ये भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस हैज़ बीन टेकन। कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया गया, यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक लैंड सेल करना था और किसी पर्सन को सेल करना था और कॉन्टैक्ट कर लिया था कि आप ये लैंड सेल करोगे, फिर आपने जाके बोल दिया मुझे नहीं करना, वो इंसान भी मान गया ठीक है नहीं करना, तुम बस मुझे पैसे दे दो, है ना। फिर आपने उसको पैसे दे दिए, जितना भी लैंड सेल करना था उसके लिए पैसे दे दिए, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन आपने दे दिया उसको, ठीक है।
उसने बोला अगर ये घर नहीं दे रहे तो दूसरा घर दे दो, दूसरा घर दे दिया, तो अब हम दोबारा इस घर के बारे में नहीं पूछ सकते। यानी वो 2 घर थे, उनमें से एक घर आप सेल कर रहे थे, तो वो उसने बोला सामने वाले ने कि मुझे यही घर पसंद है। आपने बोला ये तो हम नहीं दे पाएंगे, भले ही हमने कांटेक्ट कर लिया पर नहीं दे पाएंगे, आप दूसरा ले लो। उसने कहा ठीक है, फिर दूसरा भी ले लिया। फिर पहले वाले घर को वो फिर से लेना चाह रहा है, फिर ले जाके कोर्ट में बोल रहा है कि मुझे ये घर चाहिए, ये घर चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया, यानी दूसरा घर ले लिया उसमें। तो इस तरीके से हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसे मिल सकता। सो हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये है सेक्शन 15 में। हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसको मिलेगा? जो पार्टी जाके कंप्लेन कर रहा है कि हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, या बेनिफिशियरी है यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया है ना, प्लेंटिफ का रिप्रेजेंटेटिव आ गया, रिमाइंडर आ गया, रिवर्सनर आ गया, अमेलगमेटेड एलएलपी, अमेलगमेटेड कंपनी, ये सब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई पार्टी जो भी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बेनिफिशियरी, रिप्रेजेंटेटिव, एनी पार्टी, रिमाइंडर, रिवर्सनर, अमेलगमेटेड एलएलपी, अमेलगमेटेड कंपनी, पर्सन, बेनिफिशियरी, रिप्रेजेंटेटिव, रिमाइंडर, रिवर्सनर, रिप्रेजेंटेटिव, रिमाइंडर, रिवर्सनर, अमेलगमेटेड एलएलपी, अमेलगमेटेड कंपनी, ये 7 लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्सनल बायर्स टू रिलीव विच पर्सन में नॉट गेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हु हैज़ ऑब्टेन्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हु हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली और वायलेटेड एसेंशियल टर्म्स आर वेरीड एसेंशियल टर्म्स। तो इसमें क्या है, पर्सन बायर्स टू रिलीफ, पर्सनल बायर्स टू रिलीफ कब हो सकता है, कब रिलीफ नहीं मिलेगा हमें, विच पर्सन विल नॉट गेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कब हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, कब हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब नहीं मिलेगा। हु हैज़ ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब तब हमें नहीं मिलेगा जब हमें सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल गया। यानी अगर आपको हमने 10 रुपये दिए थे और कहा था कि कॉफ़ी दे दो, पर आपने कहा कॉफ़ी तो नहीं है, चाय ले लो, फिर हमने चाय पी ली, फिर हमने केस कर दिया कि हमको कॉफ़ी नहीं मिली। तो इस तरीके का नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट अगर हमें मिल रहा है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करा सकते। हु हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या हमने फ्रॉड करने की कोशिश की, वायोलेटेड एसेंशियल टर्म्स एंड वैलिड एसेंशियल टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी, फ्रॉडुलेंटली एक्ट करने की कोशिश की, या हु फेयर्स टू प्रूव दैट ही वॉज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसने ये दिखाना छोड़ दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ऐसा ही नहीं दिख रहा है, तो फिर हो सकता है, यानी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब है ना, यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगर उसमें दोनों ही पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, और दोनों ने ही फेल कर दिया प्रूव करने में कि हम इच्छा ही नहीं रख रहे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में, तो थोड़ी कोर्ट कहेगा ज़बरदस्ती तुम ये करो। यानी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पैसे ऐसे दिलवा सकते हैं, यानी दोनों ही लोग नहीं चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को करना, तो नहीं होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल, कॉन्ट्रैक्ट सेल करने के लिए या लेट करने के लिए प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल, अगर कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई टाइटल नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है उस प्रॉपर्टी का, उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इफ़ वेंडर और लेसर नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव अ टाइटल, यानी अगर एक हमने अकाउंटेंट है एक कंपनी का, उससे जाके कंपनी खरीदने का बात कर लिया, कंपनी खरीदने के लिए उसे 20 लाख रुपए भी दे दिया, उससे ज़्यादा जितने की भी कंपनी थी, करोड़ों रुपए की होगी, तो जितने की भी थी उतने पैसे अकाउंटेंट को दे दिए, और अकाउंटेंट अपना खुश होकर चला गया। अकाउंटेंट ने बोला ये कंपनी मेरी ही है, पर अगर उसने गलती से और अकाउंटेंट को ही किसी पर्सन ने समझ लिया कि वही डायरेक्टर है, वही ओनर है, प्रोप्राइटर है ना, तो गलती से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कहाँ से वैलिड होगा भाई, नहीं होगा वैलिड, है ना, तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल,
यानी जिस इंसान के पास टाइटल नहीं है, यानी उसको सेल करने का वही नहीं है, तो वो उससे अगर हमने सेल करा लिया, कर दिया उसको, तो वो नहीं होगा इन्फोर्सेबल। If vendor lesson knowing himself not to have a title, और if vendor lesson believe that they have a good title, यानी अकाउंटेंट को लगने लगा उसी की कंपनी और वो बेच सकता है, तो वो इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। उसने कर लिया, पैसे ले लिए, नहीं है इन्फोर्सेबल। Then contracted to sell or let the property shall not give the purchaser or lessee a good title, उसको गुड फेथ में टाइटल मिलेगा ही नहीं। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। रिलीफ अगेंस्ट पार्टी विद हुम एक्सेसिव परफॉर्मेंस कैन बी टेकन, रिलीफ अगेंस्ट पार्टी, पार्टी कौन से पार्टी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं? किसी भी पार्टी से, अमेलगमेटेड एलएलपी से, अमेलगमेटेड कंपनी से, प्रमोटर से, who entered into the contract on the behalf of a company, है ना? किसी पार्टी से, अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेटेड एलएलपी से और प्रमोटर से, ठीक है। सो ये था एक्सप्लेनेशन 19 तक का। आगे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर लर्न कराते हैं। ओके, लर्न करने की केवल एक्सप्लेन मुझे कमेंट में बता देना। ओके, तो सेक्शन 20, substituted performance. If contract is broken, the party who suffer the breach shall have the option to substituted performance through third party or through own agency and can recover expenses from party committing breach. अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जो पार्टी जिसने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सफ़र किया उसके पास एक ऑप्शन है कि उसको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल सकता है। यानी चाय की जगह आप कॉफ़ी ले सकते हो, इस तरीके का कुछ, यानी एक घर की जगह दूसरा घर ले सकते हो, इस तरीके का कुछ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस उससे मांगा जा सकता है थ्रू थर्ड पार्टी और थ्रू ओन एजेंसी, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या ओन एजेंसी, खुद की एजेंसी के थ्रू, है ना। कैन रिकवर एक्सपेंस फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग ब्रीच, अगर वो आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं दे पा रहा, कोई घर भी नहीं, उसके बाद एक घर का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो नहीं सेल कर पा रहा, अगर वो ब्रीच कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप उससे पैसे ले सकते हो, एक्सपेंसेस ले सकते हो, है ना। नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं किया जाएगा? अनलेस नोटिस इज गिवन इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 days ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, बट शैल नॉट प्रिवेंट टू क्लेम कंपेंसेशन। यानी अगर नोटिस नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा, इन राइटिंग में नहीं होगा। अनलेस नोटिस गिवन इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 days ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया तो अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया उसके 30 दिन के अंदर उसको नोटिस लिख के दो कि मुझे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस चाहिए, तुम मुझे कुछ और दो, कंपेंसेशन दो या कुछ भी करो, मुझे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस चाहिए, तो ऐसा हमको नोटिस में लिख के देना पड़ेगा, है ना। बट शैल नॉट प्रिवेंट टू क्लेम कंपेंसेशन, हम उसमें नोटिस में ये नहीं भूल सकते लिखना कि हमको कंपेंसेशन चाहिए, समझ आया। 20A में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नो इंजेक्शन बाय कोर्ट इन अ सूट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कोई इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, कोर्ट कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं देगा। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड केस आ जाता है, कोई इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं देगा कोर्ट, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर केस आता है कोर्ट के पास, तो कोई इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं देगा, है ना। 20A का 2, फिर 20A का 3 भी है। 20A के 2 में क्या है? CG में अमेंड सच शेड्यूल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? शेड्यूल को, जो भी शेड्यूल में लिखा गया है उसको चेंज कर सकता है, नोटिफिकेशन ला के ऑफिशियल गैजेट में, है ना। नोटिफिकेशन इशू कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ इशू करेगा? ऑफिशियल गैजेट में, है ना। तो 3 में क्या है? 20A का 3 में, बट प्रिवेंटेड बिफोर पार्लियामेंट फॉर 30 प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट पर उसको प्रेजेंट करेगा 30 दिन पहले। इट में एग्री टू मॉडिफाई और रिजेक्ट, जो पार्लियामेंट है फिर बोलेगा, ये तो एग्री कर लेगा, कहेगा ठीक है ये नोटिफिकेशन ले आओ,
अच्छा है हमारी कंट्री के लिए, है ना। पर या तो एग्री कर लेगा या तो मॉडिफाई कर लेगा, कहेगा ये तो ठीक है पर इसमें थोड़ा और चेंजेस कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये बोलेगा। या तो रिजेक्ट कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता, तुम अपने देश को नहीं भेज सकते, इस तरीके का पार्लियामेंट बोलेगा, है ना कुछ एग्री करेगा, या रिजेक्ट करेगा, या मॉडिफाई करेगा, जो भी नोटिफिकेशन में चीज़ लेके आ रहा है उसे, है ना। तो 20 के बी में क्या है, SG in consultation with Chief Justice of High Court shall delegate one or more civil court or special court to try the suit related to infrastructure project. SG कंसल्टेशन लेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। SG क्या करेगा, SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन लेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, और क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को, एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को डेजिग्नेट करेगा कि वो जो सिविल कोर्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के सूट्स को ट्राई करे अपने कोर्ट में, है ना। ऐसा SG करेगा, सिविल कोर्ट को रखेगा, डेजिग्नेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सूट ट्राई करने के लिए। कब करेगा, कंसल्टेशन लेने के बाद ही करेगा चीफ जस्टिस से, है ना। 20 का सी का है, केसेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शैल बी डिस्पोज विद इन 12 मंथ, कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम 6 मंथ फ्रॉम रिकरिंग द रीजन इन राइटिंग। यानी जो केस रिलेटेड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, कोई भी केसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, शैल बी डिस्पोज विद इन 12 मंथ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको 12 महीने के अंदर ख़त्म करना है, यानी सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, ख़त्म करना है उन केसेस को। कैन नॉट एक्सटेंड मैक्सिमम 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा उसके केसेस एक्सटेंड नहीं कर सकते आफ्टर रिसीविंग द रीज़न इन राइटिंग। रिसीविंग होना चाहिए, यानी रीज़न मिलने के बाद राइटिंग में 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी एक्सटेंड कर सकते जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सूट हैं उनको, यानी उनके सूट को 12 महीने के अंदर ख़त्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और ले सकते हैं, यानी 12 महीने 6 महीने 12 महीने प्लस 6 महीने, है ना, टोटल 18 महीने, 1 साल और 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सूट एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, यही बोलता है 20C। कंपेंसेशन बाय कोर्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन सर्टेन केसेस, ये इंपॉर्टेंट है। कंपेंसेशन बाय कोर्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन सर्टेन केसेस, कोर्ट कंपेंसेशन कब देगा, कंपेंसेशन बाय कोर्ट इन अ सूट, किसी भी सूट में कोर्ट कब कंपेंसेशन देगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कराएगा, इन सर्टेन केसेस, इन केसेस में कराएगा, है ना। प्लेंटिफ ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, प्लेंटिफ भी बोल रहा है कि भैया हमको कंपेंसेशन भी चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल उससे काम नहीं चलने वाला, है ना। प्लेंटिफ बोला हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपेंसेशन भी चाहिए, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई, है ना। If court decides the specific performance not to be given but award compensation, अगर कोर्ट बोलता है, डिसाइड करता है that specific performance not to be given, अगर कोर्ट सोचता है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए, केवल कंपेंसेशन दे दो, तो कोर्ट वो करेगा। कोर्ट डिसाइड करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नीड टू बी गिवन बट नॉट सफिशिएंट, कोर्ट कहेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर सफिशिएंट नहीं है तो कंपेंसेशन भी दो भाई। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन डिसाइडेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो भी कंपेंसेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है। नो कंपेंसेशन अवॉर्डेड एंड देन मेंशन इन द प्लेंट, अगर प्लेंट में नहीं लिखा है तो कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। इफ़ नॉट मेंशन देन कोर्ट शैल अलाउ द पार्टी टू अमेंड द प्लेंट, अगर नहीं लिखा है तो कह देगा कोर्ट की अमेंड करो प्लेंट को ड्यूरिंग स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, है ना। तो ये हो सकता है, कुछ समझ आया नहीं आया। तो पहले पॉइंट में ये है, प्लेंटिफ को अगर कंपेंसेशन चाहिए और कोर्ट को लग रहा है ठीक है तो दे दिया जाएगा कंपेंसेशन भी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपेंसेशन दे दिया जाएगा अगर कोर्ट को, और प्लेंटिफ चाह रहा है तो दे दिया जाएगा, है ना। अगर कोर्ट डिसाइड करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल काफ़ी नहीं है, तुम्हें कंपेंसेशन भी देना चाहिए, तो कंपेंसेशन दिया जाएगा, दूसरे पॉइंट में है। तीसरे में है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोर्ट का लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, केवल कंपेंसेशन
कंपेंसेशन देना चाहिए तो केवल कंपेंसेशन दिया जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो पहला क्या है, प्लेंटिफ कह रहा है कि कंपेंसेशन चाहिए तो कोर्ट कह रहा है ठीक है। दूसरे में क्या है कि कोर्ट बोल रहा है कि केवल सफिशिएंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं है, कंपेंसेशन भी दो। तीसरे में कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तीसरे में कह रहा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है कि नहीं देना है, कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसमें। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो तो कंपेंसेशन दो, कैसे थर्ड में है। और कंपेंसेशन कहाँ डिसाइड किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा अगर वो प्लेंट में मेंशन ही नहीं है, प्लेंट में लिखा ही नहीं कंपेंसेशन देना है तो कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। पर हम उस प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं, वो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि अमेंड करो अगर कोर्ट चाहता है कि हम दें तो, है ना। तो ऐसा ही है। अब सेक्शन 22 में क्या है? रिलीफ। पर्सन में आस्क फॉर, पर्सन किस लिए क्या पूछ सकता है, क्या चाहता है, उसको जो चाहिए वो मांगेगा ना रिलीफ के लिए। पर्सन में आस्क फॉर पोजेशन, कहेगा हमको इस प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए। पार्टीशन करो, भाई नहीं हो पा रहा आधा आधा करो, पार्टीशन करने के लिए बोल सकता है, रिफंड करने के लिए बोल सकता है, कोई दूसरा रिलीफ मांग सकता है, पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड और कोई दूसरा रिलीफ मांग सकता है। इट हैज़ टू बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड, उसमें लिख के देना पड़ेगा स्पेसिफिकली, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ही हम क्लेम कर सकते हैं रिलीफ में। और मे अलाउड फॉर अमेंडमेंट, और उसको अमेंडमेंट के लिए अलाउ करता है ना। तो पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड या कोई भी चीज़ मांगा जा सकता है। अब देखो, लिक्विडेशन ऑफ डैमेज डज नॉट, क्या लिखा है, डज नॉट बेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो भी आगे देखते हैं। सम was named only for damages ensuring specific performance and not for the option to pay instead of specific performance। यानी जो डैमेज है वो इसलिए नहीं लिखा गया, यानी ये नहीं है कि अगर आप ज़बरदस्ती की कॉन्ट्रैक्ट करो फिर कह रहे हो हम कंपेंसेशन दे देंगे, अब ये वाला हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिया गया है। वो इसलिए कहा गया है कि इंश्योरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। सम वॉज नेम्ड, हम कंपेंसेशन देना इसलिए नाम दिया गया लॉ में क्योंकि ये डैमेजेस की तरीके से देना है। इंश्योरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंश्योर कराने के लिए आया है कि हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, सब्सिट्यूट नहीं है कंपेंसेशन दे दो, ये इसलिए भी लिखा गया है। एंड नॉट फॉर द ऑप्शन टू पे इंस्टेड ऑफ, ये एक तरीके का ऑप्शन नहीं है कि तुम अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो तुम कंपेंसेशन दे दो, इस तरीके का एक ऑप्शन नहीं है, आपको वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा। इस तरीके का लिखा है सेक्शन 23 में, लिक्विडेशन ऑफ डैमेज, है ना। सेक्शन 24 में क्या है? डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी सूट को डिसमिस कर देना फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। शैल ऑल्सो बायस राइट टू sue फॉर कंपेंसेशन, यानी सूट को डिसमिस कर देना फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी कभी सूट को डिसमिस भी किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, यानी अगर आपने कोई केस फाइल किया और कोई इंसान नहीं कर रहे हैं तो यानी सूट को भी ख़त्म किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, बोला जाएगा तुम ये करो और ये डिसमिस हो जाएगा सूट, इस तरीके का। शैल ऑल्सो बायस राइट टू sue फॉर कंपेंसेशन, यानी इससे क्या होता है कि कंपेंसेशन मांगने का राइट ख़त्म हो जाता है। रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें करेक्शन करा सकते हैं ऑफ एरर इंस्ट्रूमेंट टू गिव इफेक्ट टू रियल इंटेंशन टू पार्टीज ऑफ पार्टीज। Ratification done by either party, representative of party, defendant, plaintiff, यानी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत लिख दिया है, कुछ भी ऐसा कर दिया है तो उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए उस एरर का इंस्ट्रूमेंट में।
है ना, करेक्शन होना चाहिए उस अदर का इंस्ट्रूमेंट में। टू गिव इफेक्ट टू रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीज, यानी जो रियल इंटेंशन उन पार्टीज की, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो भी रियल इंटेंशन है वो इंटेंशन को इफेक्ट मिल सके, यानी वो लोग जो केस खेल रहे हैं वो अच्छे से खेल सकें केस, है ना। तो इस तरीके का करेक्शन इंस्ट्रूमेंट में किया जाए ताकि जो भी रियल इंटेंशन है पार्टीज की वो हो सके फुलफिल। रेटिफिकेशन डन बाय ईदर पार्टी, रेटिफिकेशन कौन करेगा, कोई भी पार्टी कर सकता है, यानी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कर सकता है रेटिफिकेशन, करेक्शन कर सकता है, कोई भी पार्टी चाहेगा कि हमको ये चीज़ करेक्ट करनी है तो कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव, वो पार्टी नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आके करेक्ट करता है तो वो भी कर सकता है, डिफेंडेंट कर सकता है, प्लेंटिफ कर सकता है, मतलब वही ईदर पार्टी, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। देखो इंजंक्शन, इट इज़ प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड बाय कोर्ट, एक तरीके का प्रिवेंटिव रिलीफ है, यानी रिलीफ दिया जाता है, रिलीफ होता है। इंजंक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ, है ना, प्रिवेंटिव रिलीफ होता है इंजंक्शन जो कोर्ट देता है, ग्रांटेड बाय द कोर्ट। इट्स टाइप, इसके दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं इंजंक्शन। एक तरीके का ये इंजंक्शन रिलीफ होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ होता है, दो तरीके का होता है, टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन, है ना। इंजंक्शन दो तरीके का होता है, टेम्परेरी और परपेचुअल। इट इज ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, ये एक ऑर्डर होता है कोर्ट का कि तुम एक पर्सन को रोको कि तुम कोई काम नहीं करोगे। कोई एक इंसान मिसाइल लेके आ गया, हाँ अब तो मैं इंडिया को उड़ाऊंगा और खुद भी उड़ूंगा, हा 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 हा, इंडिया में ही ऐसा कोई एक इंसान ऐसा पागल आ गया, तो उस इंसान को रोकने के लिए ये आ गया है इंजंक्शन, है ना। इट इज ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, कोई एक्ट करने से किसी पर्सन को रोकना, रिस्ट्रेन करना, है ना, तो उसी को कहते हैं इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन इज दी रेगुलेटेड बाय CPC, सिविल प्रोसीजर कोड टेम्परेरी इंजंक्शन को रेगुलेट करता है, और परपेचुअल इंजंक्शन जो होता है उसको रेगुलेट करने वाला है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। टेम्परेरी इंजंक्शन मीन्स टू रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट दूसरा ऑर्डर नहीं देता तब तक के लिए अगर हम रोकते हैं उसको टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन मीन्स टू रिस्ट्रेन टिल द एंड ऑफ द केस, जब तक केस नहीं खत्म हो जाता तब तक इंसान को रोकना है, इसको कहते हैं परपेचुअल इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन एक और तरीका होता है इसका, मैंडेटरी इंजंक्शन भी एक चीज़ होता है, द कोर्ट कंपील परफॉर्मेंस टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यानी जो कोर्ट है कंपील कर देता है परफॉर्मेंस को टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन दी, कोई चीज़ हमको करनी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था, कुछ भी करना था, ऑब्लिगेशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, वो हमको फुलफिल करना था, तो कोर्ट कंपील कर सकता है परफॉर्मेंस को टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रीच ना हो इस वजह से किसी भी परफॉर्मेंस को कंपील कर सकता है। यही है बस। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं इसकी, इट इज जुडिशियल प्रोसेस है, इसका ऑब्जेक्ट है टू रिस्ट्रेन एंड प्रिवेंट, जुडिशियल प्रोसेस है, इसका ऑब्जेक्ट है रिस्ट्रेन एंड प्रिवेंट रॉन्गफुल एक्ट एंड ऑपरेशन, operate in person, prevent wrongful act and operate in person. If wrongful act taken place then prevent its repetition, अगर कोई गड़बड़ी गलत काम कर रहा तो उसका रेपिटेशन भी रोकना। इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड until plaintiff has claimed, जब तक प्लेंटिफ नहीं कहेगा, क्लेम नहीं करेगा तब तक इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। प्लेंटिफ जब तक नहीं बोल रहा तब तक इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा, कुछ और लिखा देखते हैं। इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड अनलेस प्लेंटिफ हैज क्लेम, जब तक प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया तब तक इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, जब तक प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं किया तब तक इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा, समझे। When there is a agreement not to do certain act, जब तक कोई एग्रीमेंट हुआ है, जब भी कोई एग्रीमेंट है, लास्ट पॉइंट, when there is agreement not to do certain act is a negative agreement, जब भी कोई एग्रीमेंट किया गया है कि ये काम नहीं करना है, ये काम किसी चीज़ को ना करने का एग्रीमेंट, उसको कहते हैं नेगेटिव एग्रीमेंट। किसी काम को करने का एग्रीमेंट, यानी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे घर तुम यहाँ पे यानी 2 मंजिल का घर है तो तीसरी मंजिल नहीं बनाओगे, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करके अगर हम घर अपना सेल कर रहे हैं
है ना। तो इसको एक नेगेटिव एग्रीमेंट कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि ये तुमको ऊपर नहीं बनाना है। और अगर हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव एग्रीमेंट होता है कि हम ये घर तुम्हें सेल कर रहे हैं, यानी हम ये सर्विस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। कोई सर्विस की क्लासेस हमने खरीदी, स्किल क्लासेस, तो उस तरीके से पॉजिटिव एग्रीमेंट है, यानी वो एग्रीमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है कि तुम ये स्किल हमको दोगे और हम सीखेंगे। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो भी है तो ये पॉजिटिव एग्रीमेंट होता है। इसमें पॉजिटिव लिखा नहीं है पर यही होता है ना। व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड, कब परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाएगा? व्हेन डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी, जब डिफेंडेंट क्या है? ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का। नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग एक्चुअल डैमेजेस, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअल डैमेजेस को जानने का। कंपेंसेशन मनी एडुकेट रेमेडी नहीं है। नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी परपेचुअल इंजंक्शन कब दिया जाएगा? जब डिफेंडेंट ट्रस्टी है। जब डिफेंडेंट क्या है? ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का। डिफेंडेंट क्या है? ट्रस्टी है। अगर ट्रस्टी है तो फिर परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाएगा जब एक्चुअल डिफरेंस इन डैमेज हम नहीं जान पा रहे कि कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है, यानी कंपेंसेशन एडुकेट रेमेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, रो रहे हैं, कोई भी स्कूटी तोड़ दी। जैसे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो किसी स्कूटी से, तो वो स्कूटी अगर कोई तोड़ दे तो उसका कोई एक्चुअल डैमेज नहीं समझ आएगा। भले ही वो 2000 की स्कूटी हो पर उसकी वैल्यू करोड़ों में भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि क्या अटैचमेंट है। तो एक्चुअल डैमेज जहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होना चाहिए। कंपेंसेशन ऑफ मनी एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, पैसे ही काफ़ी नहीं है। नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन लगाया जाता है। इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, इंजंक्शन कब रिफ्यूज किया जाता है? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग अनलेस इट इज़ टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, किसी पर्सन को जुडिशियल प्रोसीडिंग करने से रोकने के लिए, यानी वो बहुत ज़्यादा केसेस कर रहा है, केस कर रहा है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकने के लिए, किसी पर्सन को रोकने के लिए इंजंक्शन लगाया जाता है। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन टू अपील इन हाई कोर्ट, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अपीलिंग अप्लाइंग इन लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी पर्सन को हाई कोर्ट में कंप्लेन करने से रोकने के लिए या लेजिस्लेटिव बॉडी के पास अप्लाई करने से रोकने के लिए, किसी पर्सन को रोकने के लिए फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग इन क्रिमिनल मैटर, यानी क्रिमिनल CRPC में भी अप्लाई करने से रोकने के लिए। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए, विच वुड नॉट हैव सिग्निफिकेंटली इन्फोर्स नहीं हो सकता है, किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, न्यूसेंस प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट करना ब्रीच को जो अनविलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अल्टरनेटिव रिलीफ अगर अवेलेबल है तो, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, है ना, इन सारे केस में इंजंक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। इफ प्लेंटिफ और हिज एजेंट इज डिसऑनेस्ट इन कोर्ट, अगर प्लेंटिफ या एजेंट ने कुछ झूठ मूठ बोल दिया कोर्ट में तो फिर ये इंजंक्शन किया जाएगा, है ना, रिफ्यूज कर दिया जाएगा इंजंक्शन। प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन, क्या लिखा है, मैटर, है ना, किसी प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में, तो भी इंजंक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा, राइट। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है? डिक्री विच टेल राइट ऑफ अ पार्टी, डिक्री का मतलब डिसीजन होता है। डिक्लेरेटरी डिक्री एक डिक्री डिसीजन जो पार्टी के राइट बताती है ना, वैसा डिसीजन जो इंसान के राइट्स बताता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट बाय कोर्ट, suit can be filed in a court for a legal right of a property against any person, सूट जो है फाइल किया जा सकता है कोर्ट में फॉर लीगल राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी लीगल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को लेने के लिए केस फाइल किया जा सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। इट इज़ बाइंडिंग ऑन पार्टीज ऑफ अ सूट, किसी भी केस की पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, ट्रस्टी के ऊपर, बेनिफिशियरी के ऊपर या साइनी के ऊपर, ट्रस्टी के, है ना, ये बाइंडिंग होता है। तो क्या है? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable, किसी भी पर्सन
के अगेंस्ट अगर कोई भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है, यानी बिगनिंग से ही वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, अगर ऐसा कोई है, एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable and who thinks such instrument left outstanding may see serious injury, the court may cancel it. यानी अगर पर्सन है कोई भी जिसके अगेंस्ट रिटन इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है और जो सोचता है कि सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउट स्टैंडिंग में कॉज सीरियस इंजरी, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसकी वजह से सीरियस इंजरी हो सकती है, कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देगा. इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रजिस्टर्ड द कोर्ट विल सेंड कॉपी ऑफ डिक्री इन रजिस्टर ऑफिस. अगर वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड है तो कोर्ट उसका कॉपी है सेंड करेगा किसके पास, रजिस्टर ऑफिस के पास, फॉर नोटिंग दैट इट इज कैंसल्ड, है ना. Rescission of contract. Rescission means putting the end of the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना. एंड मेकिंग इट नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड का मतलब भी ख़त्म कर देना. नल एंड वॉइड एब इनिशियो यानी इनवैलिड बिगनिंग से. इट डज नॉट अप्लाई टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ये जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करता. इट अप्लाई व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और अनलॉफुल. अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल या वॉइडेबल है तो फिर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर केवल वॉइड है तो नहीं होगा. वॉइड मतलब वॉइड एब इनिशियो यानी बिगनिंग से ही वॉइड होना, यानी बिगनिंग से ही इनवैलिड होना. केवल वॉइड का मतलब इनवैलिड होना, समझाया. वॉइडेबल का मतलब पहले वैलिड था और बीच में इनवैलिड हो सकता है. A court may refuse to rescind the contract whose the plaintiff. rescind का मतलब कैंसिल होता है. कोर्ट कब रिफ्यूज करेगा कि कैंसिल नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, जब प्लेंटिफ है एक्सप्रेसली रेटिफाइड. अगर प्लेंटिफ ने बहुत अच्छे से बता दिया, रेटिफाई कर दिया, सब चीज़ें सही कर दी. चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए. गुड फेथ वॉज प्रेजेंट. गुड फेथ था. गुड फेथ यानी मतलब हमने फ्रॉड कुछ नहीं किया, हमारा इंटेंशन एक था, हमने एक इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, हम फ्रॉड नहीं करना चाह रहे थे, तब हम कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को. कोर्ट नहीं कैंसिल करेगा. ओनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट rescind एंड सच पार्ट विल बी सस्टेनेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कभी कभी कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि थोड़े से पार्ट को इनवैलिड बता दे, कहा बाकी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, इतना भले ही ना करो, है ना. अगर पैसा नहीं दे रहा है बायर सेलर को, अगर बायर है एक सेलर है, बायर जो है पैसा नहीं दे रहा सेलर को, तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है. सेलर कह सकता है चल कोई ना, तुम तो वैसे भी आते रहते हो हमारी दुकान पे, चलो आज सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात, पैसे ना दो ना. सेलर खुद भी बोल सकता है, या सेलर अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट भी ऐसा बोल सकता है चल ठीक है ना. कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा ही. डिफेंस. व्हेन रिलीफ क्लेम्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, person against whom plead claimed the way of defense under ground of any act relating to contract. डिफेंस क्या है? डिफेंस रिलीफ होता है जो क्लेम कर सकते हैं अगर पर्सन जिसके अगेंस्ट डिफेंस क्लेम किया जा सकता है. एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बायर सेलर है, बायर ने सेलर से एक प्रोडक्ट खरीदा. फॉर एग्जांपल 5 साबुन खरीदे बायर ने. बायर के पास साबुन नहीं था, बायर ने सेलर से 5 साबुन खरीदे, और बायर के पास पैसे भी नहीं थे. बायर ने कहा चल एक बोल ऑफ राइस ले ले. बोला मतलब राइस ले लो, 1 किलो राइस ले लो तुम सेलर. तो सेलर ने कहा चलो ठीक है, डिफेंस की तरीके से ले लिया, है ना. या एक बायर सेलर है, बायर को घर खरीदना था, सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, फिर बाद में जो सेलर था वो बेचना नहीं चाह रहा था अपना घर बाद में, तो उसने कहा चलो बायर तुम जितना पैसा हमको दे देते हैं उसका 10% हम तुमको दे देते हैं, पर हम ये घर नहीं बेच पाएंगे. इस तरीके से एक तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है ना.
तो देखो डिफरेंस क्या है। व्हेन रिलीफ क्लेम्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिलीफ मिलता है कॉन्ट्रैक्ट से, पर्सन अगेंस्ट हुम प्लीड क्लेम्ड द वे ऑफ डिफेंस, किसी डिफेंस की तरीके से कुछ हमें मिल रहा है तो, अंडर ग्राउंड ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू परचेज अगेंस्ट द पर्सन विद नो टाइटल, अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल, परचेज और लीज हैज फॉलोइंग राइट्स, है ना। अगर कोई पर्सन है, राइट टू परचेज अगेन पर्सन विद नो टाइटल, यानी कोई पर्सन, जो एग्जांपल दिया था कि अकाउंटेंट से घर खरीदने वाला, वही है। अगर हम परचेज करना चाहते हैं, राइट टू परचेज अगर पर्सन है विद नो टाइटल, है ना। पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल, उस पर्सन के पास टाइटल नहीं है या इम्परफेक्ट टाइटल है, उसको लग रहा है कि वो ओनर है पर वो असल में ओनर नहीं है, तो परचेजर क्या कर सकता है, परचेजर के पास क्या क्या राइट है। तो पहला है वेंडर हैज़ एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट, अगर वेंडर के पास कोई भी इंटरेस्ट है इन प्रॉपर्टी देन हैज़ टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट गुड, अगर वेंडर उस कॉन्ट्रैक्ट को सही कर सकता है, यानी वो सेल कर सकता है, कि उसकी इच्छा नहीं है तभी वो बेच सकता है, उससे ज़बरदस्ती उसको उससे ज़बरदस्ती कहा जाएगा कि तुम बेचो इस प्रॉपर्टी को अपनी, है ना, क्योंकि तुमने पैसे ले लिए हैं तो बेचो, इस तरीके से। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, ये इसका पहले वाला कंप्लीट किया था नहीं, है ना। तो क्या था, सेकंड पॉइंट था आई थिंक, हाँ। इफ परमिशन ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर द टाइटल, परचेजर विल से हिम टू रिक्वेस्ट दैट पर्सन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट गुड, यानी अगर कोई अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है किसी पर्सन के पास, और वो एक्चुअल ओनर नहीं है और उसने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने पापा की प्रॉपर्टी, तो वो जो परचेजर है वो सेलर को कंपील कर सकता है, यानी उसको फोर्स कर सकता है कि अपने पापा को मनाओ 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 मनाओ, इस तरीके का हो सकता है। वेंडर सेल मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, अगर वेंडर ने अपनी ही मॉर्टगेज की हुई प्रॉपर्टी सेल कर दी तो जो परचेजर है वो उसको कंपील कर सकता है, यानी उसको थोड़ा सा फोर्स कर सकता है, उसको मना सकता है कि तुम अपना मॉर्टगेज ख़त्म करो ना, हमको अपना प्रॉपर्टी चाहिए अब, है ना। तो इस तरीके से कर सकता है। सेक्शन 14A में क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट, यानी कोर्ट जो है एक्सपर्ट की भी मदद ले सकता है। इफ़ कोर्ट कंसिडर एक्सपर्ट ओपिनियन ही में इंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, अगर कोर्ट जो है एक्सपर्ट का ओपिनियन कंसिडर करना चाहता है तो एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट को यूज़ कर सकता है, लगा सकता है ना। कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन, कोर्ट किसी भी पर्सन से कह सकता है तुम अपना डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन दो इंस्पेक्शन करने के लिए। ई में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट को लगा सकता है और डॉक्यूमेंट मांग सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है ना। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट शैल बी अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा वो भी एक तरीके से पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू फीस पेबल बाय पार्टी डिसाइडेड बाय कोर्ट, एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू फीस पेबल बाय पार्टीज, एक्सपर्ट को फीस कौन देगा, कोर्ट देगा नहीं, वो पार्टीज देंगी जो आपस में सूट फाइल किए हैं, लड़ रहे हैं, है ना, तो वो देंगी। अब देखो प्रिवेंटिव रिलीफ और स्पेसिफिक रिलीफ में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक रिलीफ एक तरीके से पॉजिटिव नेचर का होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ नेगेटिव नेचर का होता है। ये प्रिवेंटिव में हम रोक रहे होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में परफॉर्म करा सकते हैं, है ना, परफॉर्म कराना होता है, कंपील टू परफॉर्म, हम फोर्स कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक में, प्रिवेंटिव में हम कंपील नहीं कर सकते हैं, कंपील करते हैं कि तुम ये काम ना करो, है ना। जो स्पेसिफिक रिलीफ होता है केवल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, प्रिवेंटिव कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट दोनों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन से बोल रहे हैं कि हम तुमको 1000 रुपये दे रहे हैं पर अब तुम इस यानी इस जगह पे आके पानी डालो, यानी पेड़ों में पानी डालो,
ठीक है। इस तरीके का कुछ हमने बोला, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक रिलीफ दिलवा रहे हैं, पॉजिटिव नेचर का है। अगर हम उससे कह रहे हैं तुम यहाँ पे रोज़ पानी डालते हो ना, तो आप पानी नहीं डालोगे, इस तरीके का कुछ करा रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यही होता है प्रिवेंटिव रिलीफ और स्पेसिफिक रिलीफ। सो द चैप्टर एंड। बाय बाय गाइस।